नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करेगा? क्या हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 भी करेगा? क्या भारत बहुत जल्द पीओके वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू करेगा? दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तीनों ही सवालों का जवाब दे दिया। राजनाथ सिंह ने आज मोरक्को में खड़े होकर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और साफ साफ लहजे में कह दिया कि जरूरत पड़ी तो भारत बहुत जल्द फिर से हमला करेगा। रक्षा मंत्री के शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा, आगे जो होगा वो होकर रहेगा। पाकिस्तान जैसी हरकत करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री ने क्लियर कट कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हिंदुस्तान उसे सुधारेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करता है कि भारत कब अपना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या पार्ट 3 शुरू करता है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्द पीओके भारत का होगा और पीओके खुद बोलेगा कि मैं भी भारत हूं। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान में पैनिक जैसे हालात हैं। लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकवादी इधर उधर भाग रहे हैं। कई आतंकवादी कैमरे पर भी दिख गए। पाकिस्तान के गुजरांवाला से लेकर बहावलपुर, एबटाबाद और पेशावर तक हिंदुस्तान ने आतंकवादियों की कब्र खोदने की तैयारी कर ली है। 6 करोड़ की बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में जैमर्स, रेडियो सेट, डेटा रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक गियर्स, लोकेशन है पाकिस्तान का गुजरांवाला। कौन है इस गाड़ी में? हिंदुस्तान का वो कौन सा मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो गुजरांवाला को अपना दूसरा घर कहता है? गुजरांवाला में हैवी ट्रैफिक के बीच इस गाड़ी में बैठकर कौन निकला है? गाड़ी का वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? वीडियो नंबर 2 उस लोकेशन से आया है जहां ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था, यानी पाकिस्तान का एबटाबाद। ये किस पाकिस्तानी टेरर ग्रुप ने अपना रोड शो निकाला है? कार की रूफ से बाहर खड़ा यह आतंकी कौन है? पैसेंजर सीट के बाहर दिख रहा नकाबपोश कौन है? एबटाबाद में बीच सड़क पर किस टेरर ग्रुप का मंच सजा है? हथियारबंद आतंकियों के प्रोटेक्शन में कौन एंटी इंडिया रैलियां कर रहा है? टेंट लगाकर, मंच सजाकर, माइक पकड़कर जहर उगलता ये कौन सा चेहरा है? मुनीर ने इस चेहरे को फुल प्रोटेक्शन में क्यों रखा है? कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। मुनीर की आतंक फैक्ट्री में खूंखार आतंकियों को फ्री हैंड दे दिया गया है और यह सब कुछ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में हो रहा है। मुनीर ने जैश और लश्कर को कुछ बड़ा करने का टास्क सौंपा है और इस वक्त पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में खुल्लम खुल्ला आतंकियों को रिक्रूट करने वाली रैलियां हो रही हैं। लश्कर के लिए यह काम खुद हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कर रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बहावलपुर से आई हैं, जहां फ्लड को कवर के तौर पर इस्तेमाल कर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सामने बैठी भीड़ का ब्रेन वॉश करके उन्हें लश्कर ज्वाइन करवाया जा रहा है। हाफिज सईद से क्या रिश्ता? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? तलहा सईद से रिश्ता क्या? पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? माइक पकड़कर बोलने वाला लश्कर का आतंकी है, लेकिन इस फ्रेम में जो चेहरा बिल्कुल कोने में बैठा है वो तलहा सईद है। उसी की निगरानी में जिहाद वाली ये फैक्ट्री चल रही है। यानी बहावलपुर में लश्कर के सरगना का बेटा तलहा सईद आतंकी तैयार कर रहा है और गुजरांवाला में हाफिज सईद की जैमर लगी हुई कार एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर राउंड लगा रही है। लश्कर के साथ साथ जैश-ए मोहम्मद ने भी पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट वाली रैली निकाली है। ये उसी रैली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जैश को ये रैली निकालने का ऑर्डर रावलपिंडी के जीएचक्यू से ही जारी हुआ है। तस्वीरों में जैश के हथियारबंद आतंकवादी जिन चेहरों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनमें मौलाना काजी शफीकुर रहमान कुरैशी से लेकर जमीयत उलेमाए इस्लाम का लीडर शौकत अली अब्बासी भी है। इस रैली में सीधे सीधे भारत पर आतंकी हमले की गीदड़ भभकी दी गई है।
और धमकी देने वालों में जैश का कमांडर इलियास कश्मीरी भी है। वही इलियास कश्मीरी जो कुछ दिन पहले भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के खानदान के मारे जाने का रोना रो रहा था। और यह आतंकी आज कह रहा है कि मुनीर ने जैश के आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछा डाला है। गौर से सुनिएगा यह आतंकी क्या कह रहा है। काबा की कसम, कश्मीर की आजादी के लिए इस गद्दारी का इंतकाम हम करते रहेंगे। ये मुजाहिद इंशाअल्लाह तुम देखोगे, ये पीठ नहीं दिखाएगा, इंशाअल्लाह पीठ नहीं दिखाएगा। मैं अपने कश्मीरियों से और मुजाहिदों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक वक्त था कि अफगानिस्तान में हमारे सरों की कीमत लगती थी। ये मुल्ला संगीन है, 10,000 $1,11,00,000 इसके सर की कीमत है। ये फला मुल्ला है, इसके सर की कीमत है। जब अमरीकी जर्नलों को हमने अपने पांव के नीचे रौंदा, बोलो दोहा से लेकर मास्को तक, मास्को से लेकर इस्लामाबाद तक हमारे लिए सुर्ख कालीन बिछाए जा रहे हैं या नहीं बिछाए जा रहे हैं। आजादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गन के साथ और जिहाद का रास्ता है। इस बीच बस कुछ घंटों पहले पेशावर से यह तस्वीर आई है। पेशावर में 25 सितंबर को जैश-ए मोहम्मद एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस रैली में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की मौत का मातम मनाया जाएगा और नए आतंकवादियों की भर्ती वाला प्लान बनाया जाएगा। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात के इनपुट्स भी मिले हैं कि मुनीर ने आतंकी संगठनों की शिफ्टिंग शुरू कर दी है। उन्हें पीओके से शिफ्ट करके केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में रिलोकेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को इस बात का डर सता रहा है कि हिंदुस्तान पीओके में उनके टेरर कैंप्स को किसी भी वक्त निशाना बना सकता है और टेरर कैंप्स में यह डर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फैला है। इसीलिए जैश और हिजबुल ने अब केपीके को अपना नया ठिकाना बना लिया है। इंटेल इनपुट्स के मुताबिक केपीके में नए टेरर स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं। जैश की ट्रेनिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन HM313 के नाम से अपनी नई ट्रेनिंग फैसिलिटी भी केपीके में बना रहा है और इसकी देखरेख करने वाला खालिद खान नाम का फॉर्मर पाकिस्तानी कमांडो है। इस फैसिलिटी के लिए केपीके में जमीन अगस्त 2024 में खरीदी गई थी और इस टेरर फैसिलिटी पर कंस्ट्रक्शन का काम ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि वो लश्कर, जैश, हिजबुल के कैंप चाहे किसी भी ठिकाने पर क्यों ना बना ले, हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा, एक एक कैंप को तबाह करेगा, एक एक आतंकी को मौत के घाट उतारेगा। और आज इसका हिंट खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ही नहीं, पार्ट 3 भी करेगा। रक्षा मंत्री ने यह तक कह दिया है। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए और उनकी आज दुर्गत हुई हो, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप लोग उछलने लगेंगे। यह आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी
सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि हिंदुस्तान फिर से शुरू हो जाएगा, यह सिर्फ पाकिस्तान और मुनीर के लिए एक चेतावनी भर नहीं है। हिंदुस्तान ने तो अगले एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। आज ही भारत ने एक और नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट्स या फिर पाकिस्तान ऑपरेटेड एयरलाइंस और पाकिस्तानी मिलिट्री फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही बंद था, उसे 23 अक्टूबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह सुनते ही पाकिस्तान में पैनिक मच गया है। सबको यह लगने लगा है कि कहीं भारत बहुत जल्द अगला अटैक तो नहीं करने वाला। अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। नौबत तो ये आ गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अचानक से फिर से रात 2:30 बजे का डर सताने लगा है और वो अचानक से अमन की बात करने लगा है। 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए और मसाजिद को शहीद किया गया और दूसरे मकामात को जो कि सिविलियन एसेट थे उनके ऊपर हमले किए गए। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर, उनका मुझे फ़ोन आता है। अभी मैं आपको तारीख की बात बता रहा हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म, मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हम पर दोबारा हमला कर दिया है, भरपूर बदला लिया है, सीज़ फायर हो चुकी। अब हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर रात 2:30 बजे का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, अमन और चैन की बातें करने लगते हैं, लेकिन हरकतें उल्टी ही करते हैं। और आतंकिस्तान की यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। यह हिजबुल मुजाहिदीन की वही HM313 फैसिलिटी है जहां आतंकियों को ट्रेन करने का इंतजाम किया जा रहा है। इतने बड़े कंपाउंड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार में यहां कितने आतंकी ट्रेन होंगे। अब KPK में बन रहे जैश के नए अड्डे की तस्वीरें देखिए। इन टेरर कैंप्स को जानबूझकर रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंका जा सके। कई कैंप्स ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो चुका है। कई टेरर कैंप्स में ढलाई का काम शुरू होने वाला है, जैसा कि आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इन सारे कैंप की एक एक डिटेल हिंदुस्तान के पास पहुंच चुकी है और इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर मिलते ही अगली स्ट्राइक के लिए रेडी है। यह सोचकर ही पाकिस्तानी 6 और 7 मई की रात याद करने लगते हैं। और ये बात मैं आपको इंतहाई एतमाद के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके पास ये इत्तलाआत हैं कि जो भारत की इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत है, उसने किसी ना किसी वक्त पाकिस्तान पर एक और हमले का मंसूबा बना रखा है। आप रात 12 बजे हमला करें, 1 बजे करें, दोपहर 12 बजे करें, इट्स ऑल अबाउट टारगेट। उन्होंने कहा जनाब हमने इसलिए इस टाइम रात का टाइम चुना और हमने सुबह का टाइम नहीं चुना बिकॉज कि सुबह का टाइम तो हलचल होती है, लोग नमाज पढ़ने बाहर निकलते हैं। 5-6 बजे का या 4 बजे का जो टाइम होता है, लोगों का रश ज्यादा होता है। सो दैट वाज द बेस्ट टाइम। सवाल ये है कि क्या उनके पास ये इंटेलिजेंस थी कि ये बंदे कौन से बंदे मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सिविलियंस को बचाना चाहते थे या उन लोगों को बचाना चाहते थे जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है। एंड ऑब्वियसली द नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गई है। आप किसी वक्त भी कहां से कुछ भी ले सकते हो। नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं। आप देखें जहाज तो उड़ता रात को, अंधेरे में उसको तो पता ही नहीं होता। तो पॉइंट इज अब तो सारी बात है, चीजें डिफरेंट आ गई, हेलीकॉप्टर भी आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया। सो मॉडर्न वॉरफेयर में इंडिया ये बताना चाहता है कि अब वो CDS साहब बताना चाहते हैं जी कि वही है वो मॉडर्न वॉरफेयर हमारे पास है। एक बात
हम ओल्डर मेथड से शिफ्ट कर गए हैं। तीसरा, हम जनाब वो जो हम पे जंगल वाली बात की जाती थी कि हमने जंगल में अटैक किया, नहीं, हमने ह्यूमन एरिया में किया। चौथा, वो कहते हैं जनाब कि हम तो मैसेज दे रहे थे कि हमारी कैपेबिलिटी है। देखते हैं कि हाउ थिंग्स फर्दर अनफोल्ड, या क्या होता है या किस तरह चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है सर कि दैट द गवर्नमेंट जो है इन इंडिया, द गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है जी, वो थोड़े से इस सेंस में कर रही है कि हम अपनी इस एंगल को प्रोजेक्ट करें। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान जो जंगी जनून में मुब्तला है और अपने लोगों को कंज्यूम करने के लिए पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर और जंगी दौड़ में, हथियारों की दौड़ में हर हद को क्रॉस कर रहा है। एक और शौर, एक और दावा और एक और फरेब। इस बार भारत ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया है कि उनकी कंपनी VLM X8 ने VTOL एविएशन लोटरिंग मशीन यानी कमाकाजी ड्रोन्स के लिए एक नया हथियार तैयार किया है। भारत दूर से चलने वाले खिलौनों पर इन्हिसार कर रहा है। ये लोइटरिंग मनीशन दरअसल वही कमाकाजी ड्रोन्स हैं जो बगैर पायलट के फ़ज़ा में मुअल्लिक रहते हैं और फिर टारगेट पर जाकर खुदकुश हमला करते हैं। असल ख़तरा यह है कि ये ड्रोन्स जंग की दहलीज को मज़ीद ख़तरनाक बना रहे हैं, क्योंकि रवायती तैयारे और फ़ौजी भेजने से पहले रियासतें 100 बार सोचती हैं। लेकिन ऐसे सस्ते और आसानी से तैनात किए जाने वाले ड्रोन्स को लॉन्च करना सियासतदानों के लिए आसान होगा। इसका मतलब ये है कि भारत किसी भी वक्त एक नया इश्ताल अंगेज़ इक़दाम कर सकता है जो ख़ित्ते को एक और जंग की तरफ धकेलने का मूजब बन सकता है। पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, इसकी एक झलक कुछ घंटों पहले ही इंडियन आर्मी ने दिखाई है। मुनीर की डरपोक फौज ने उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। जवाब में भारतीय फौज ने LOC पर 40 मिनट तक पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया और भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान रोने लग गया। एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि मैं बड़े वसूख से और बड़ी जो है ना गारंटी के साथ आपको ये चीज जो है बता सकता हूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर बताया जा रहा है कि मार्का हक के बाद पहली मर्तबा जो भारत है इनकी जानिब से लीपा वैली जो है इसके अगले मोर्चों पर फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि भारत जो है वो एक बार फिर से बाज नहीं आया और लीपा वैली जो है इसके अगले मोर्चों पर इनकी जानिब से बिला इख्तियार जो है वो पहले फायरिंग की गई। तो दोनों अफवाज जो है इनके दरमियान इस वक्त लीपा वैली में शदीद झड़पें जो है वो बताई जा रही हैं। इस वाले से बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ओपन फायर यूजिंग हैवी आर्म्स ऑन फॉरवर्ड पोस्ट ऑफ लीपा वैली, यानी कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से जो लीपा वैली की पाकिस्तान की जो अगली चेक पोस्टें हैं उन पर जी पहले फायरिंग की जाती है। पाकिस्तान में फैला ये डर अच्छा है और अभी तो भारत ने हमला शुरू भी नहीं किया है। जिस तरह से बहावलपुर, एबटाबाद, पेशावर, कराची, गुजरावाला से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस पर आतंकवादी बाहर निकल रहे हैं, भारत के खिलाफ टेरर अटैक की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसके बाद इतना तय है कि बहुत जल्द इन सबका इलाज होने वाला है। मुनीर को ना अमेरिका बचाने वाला है, न सऊदी अरब के साथ हुआ डिफेंस वाला कोई करार ही बचाने वाला है। अब आप पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान पर हमला मुआहदे की रूह से जैसा कहा जा रहा है सऊदीया पर हमला समझा जाएगा, तो क्या ऐसी सूरत में सऊदी अरब भारत पर बम और मिसाइल वगैरह बरसाएगा? ऐसा नहीं होता है। और ये जो बात करने वाला बंदा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के हक में बात कर रहा है, सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया है। आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि सऊदी अरब ने तो कभी किसी पर पत्थर नहीं बरसाए, मिसाइल किस तरह बरसाएगा? लेकिन मजे की बात यह है कि माजी में जो लोग ये सवालात उठाते रहे या बातें करते रहे, आज वो इस तरह के सवाल का इशारा देने को भी गद्दारी करार दे रहे हैं कि ये गद्दारी है नहीं पाकिस्तान के साथ। हाउ इज इट पॉसिबल? ख्यालों की दुनिया में रहते हैं पाकिस्तान में, और ख्यालों की दुनिया में रहते हुए ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजार देना चाहते हैं। उनसे मुकाबला करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हो गया। पाकिस्तान ने मोदी सरकार का रौद्र रूप देख लिया। अब पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा।
टारगेट हिंदुस्तान चुनेगा, हमले का वक्त हिंदुस्तान सेलेक्ट करेगा, हमले का दिन भी हिंदुस्तान ही तय करेगा और मुनीर आज नहीं तो कल जरूर मरेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और भीषण हो गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। सुमी सिटी के बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी हुई है। बदले की आग में जल रहे ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। क्रीमिया के रिजॉर्ट टाउन फोरोस में भयंकर तबाही हुई है। ज़ेलेंस्की ने जिस रिजॉर्ट पर हमला कराया उसका डायरेक्ट कनेक्शन पुतिन से है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के 2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स को भी ड्रोन अटैक में बर्बाद कर दिया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की और नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत खतरनाक समर प्लान तैयार किया है। क्या ज़ेलेंस्की का टाइम और खराब होने वाला है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए समझते हैं। यूक्रेन जल रहा है, पुतिन आग से खेल रहे हैं। एक 1306 दिन से लड़ाई चल रही है। अब ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना होगा या नाटो और अमेरिका को युद्ध क्षेत्र में खुलकर आना होगा। नाटो देश यूक्रेन के कंधे पर मिसाइल रखकर बहुत दिनों तक रूस को नहीं रोक सकते। जब युद्ध शुरू हुआ था, पुतिन सिर्फ वो हिस्सा कब्जाना चाहते थे जहां रूसी आबादी ज्यादा है। अब पुतिन को कीव पर कब्जा करना है, पूरे यूक्रेन को रूस में मिलाना है। यूरोप और अमेरिका के जो नेता पुतिन के इस बात को हल्के में ले रहे थे, उन्हें यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखना चाहिए। आग के लपटों में यूक्रेन की फैक्ट्रियां जल रही हैं। पुतिन भस्मासुर बन चुके हैं। रूस अब ऐसे बम चला रहा है जो सब जलाकर राख कर दे रहे हैं। पहले ऐसे हमलों के लिए रूस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा था। अब ड्रोन में हैवी एक्सप्लोसिव बम लगाकर यूक्रेन को भस्म किया जा रहा है। यह यूक्रेन का सुमी सिटी है। यहां से यूक्रेन की सेना को हथियारों की सप्लाई हो रही थी। रूस ने टारगेट लॉक किया और रात में ड्रोन अटैक कर उस पूरे अड्डे को ही जला दिया। पुतिन की अग्निवर्षा से डरे ज़ेलेंस्की ने फिर ट्रंप से गुहार लगाई है, युद्ध रोकने की अपील की है, रूस से लड़ने के लिए और हथियार मांगे हैं। ज़ेलेंस्की फिर अमेरिका जा रहे हैं, जहां ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पुतिन इन सबसे बेफिक्र हैं। रूस रात में हवाई हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, दिन में उसकी सेनाएं यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। रूस ने 21 सितंबर को ज़ेलेंस्की के 9 शहरों पर तबाही मचाई थी। 22 को यूक्रेन के 3 प्रांतों में पुतिन का कहर बरपा। सबसे ज्यादा तबाही ज़पोरिज़िया, सुमी और राजधानी कीव में हुई। रूस के ताजा मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 10 अपार्टमेंट जलकर राख हो गए। करीब 2 दर्जन मकान अब रहने लायक नहीं बचे हैं। पुतिन ने दूसरा फ्रंट भी नाटो के खिलाफ खोल दिया है। पहले एस्टोनिया के आसमान पर रूसी जहाजों ने उड़ान भरी। अब रूसी स्पाई प्लेन ने नाटो देशों में हड़कंप मचा दिया है। बाल्टिक सागर के ऊपर पुतिन लगातार नाटो का इम्तिहान ले रहे हैं। पुतिन को उलझाने के लिए नाटो देशों ने क्रीमिया का फ्रंट खुलवा दिया है। ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे में क्रीमिया पर 2 बड़े हमले बोले हैं। पहला हमला क्रीमिया के फोरोस रिसोर्ट पर और दूसरा हमला क्रीमिया के समंदर पर रूस के एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट्स पर।
जिस फोरोस रिसोर्ट पर जेलेंस्की की आर्मी ने ड्रोन अटैक किया है, वहां रूस के वीवीआईपी लोग ठहरते हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट आते जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ी बड़ी डील करते हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के जिस फोरोस रिसोर्ट पर हमला बोला है, वहां से पुतिन का भी खास कनेक्शन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहां कई बार आ चुके हैं। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लोग भी इस रिसोर्ट में अक्सर आते जाते रहते हैं। क्रीमिया में फोरोस को रिसोर्ट टाउन के तौर पर जाना जाता है। यूक्रेन ने जिस रिसोर्ट पर हमला किया है वो फोरोस सैनाटोरियम है। रूस के एलीट लोग यहां छुट्टियां बिताने आते हैं। यूक्रेनी हमले में रिसोर्ट के साथ साथ एक स्कूल को भी नुकसान हुआ है। रूस का दावा है कि यहां ड्रोन में बहुत खतरनाक विध्वंसक रखकर विस्फोट कराया गया। फोरोस अटैक में 3 लोगों की मौत हुई और 16 लोग जख्मी हुए हैं। फोरोस पर हमले से पुतिन बहुत आग बबूला है। इसका खामियाजा ना सिर्फ जेलेंस्की बल्कि उन्हें मदद करने वाले लोगों को भी उठाना पड़ेगा। इसका संकेत रूस की विदेश मामलों की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा के बयान से मिलता है। ये कीव शासन का एक और आतंकवादी कृत्य है। नाटो और यूरोपीय यूनियन जो रूस के खिलाफ अग्रेशन के लिए कारणों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आईने में देखने की जरूरत है। वो यूरोप में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कीव शासन को स्पॉन्सर कर रहे हैं और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। जेलेंस्की ने 24 घंटे में पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया जब क्रीमिया के समंदर में रूस के 2 एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट HUR ने दावा किया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस के B-12 चाकिया एम्फीबियस एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। तस्वीरों में रूस का BE-12 चाका एम्फीबियस एयरक्राफ्ट समंदर में दिख रहा है। अचानक एक कामिकाज़े ड्रोन आता है। जब तक रूसी डिफेंस फोर्स कुछ समझ पाते, ड्रोन एयरक्राफ्ट पर टूट पड़ता है। यूक्रेन ने रूस के जिन BE-12 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स को तबाह किया है, वो समंदर और उसके आसपास जमीनी एरिया में सर्विलांस और अटैक दोनों काम करते हैं। रूस ने इन्हें शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की पनडुब्बी गतिविधियों का पता लगाने के लिए बनाया था। 1960 में पहली बार इनका इस्तेमाल शुरू हुआ था। अमेरिकी नौसेना के 6ठे बेड़े की निगरानी में इनका खास इस्तेमाल हुआ था। ये विमान शक्तिशाली रेडार और समंदर में टोही प्रणालियों से लैस है। ये लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। पनडुब्बियों के साथ साथ ये दुश्मन की छोटी नौकाओं का भी पता लगाने में सक्षम है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन का गुस्सा और भड़क गया है। क्या अब इसका जवाब नाटो देशों के खिलाफ पुतिन के बड़े प्रहार के रूप में देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आप क्या है? हम बस यही सुनते हैं, आपको अवश्य करना होगा। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, तुम किसके समान हो? वे स्पष्ट रूप से अपना स्थल भूल गए हैं। अब समय आ गया है कि हम उन्हें याद दिलाएं। रूसी मीडिया ने थोड़ी ये तस्वीरें जारी कर पुतिन के अगले प्लान का इशारा दे दिया है। पुतिन अब ग्राउंड ऑपरेशन तेज करने वाले हैं। यूक्रेन पर जमीनी हमला और तेज करने वाले हैं। नाटो के लिए यह पुतिन के प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिससे पुतिन के दुश्मनों की टेंशन बहुत बढ़ने वाली है। पुतिन ने आर्मी में भर्तियां तेज करने के आदेश दिए हैं। 2,92,000 नए रंग रूटों की भर्ती की जा रही है। हर हफ्ते 7,900 रंग रूट रूसी सेना में भर्ती किए जा रहे हैं। हर महीने 31,600 जवान रूसी सेना में जोड़े जा रहे हैं। संकेत साफ है, नाटो आ जाए या 26 मुल्क अलग अलग आ जाएं या अमेरिका डायरेक्ट उतर जाए, पुतिन अब न थमने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। पुतिन वही करेंगे जो उन्होंने सोचा है। तो क्या पुतिन आने वाले स्प्रिंग सीजन में हमले और तेज करेंगे? क्या समर में पुतिन कीव पर झंडा फहराएंगे? वॉर रिसर्च ने जो नक्शा अभी जारी किया है उसके मुताबिक ओडेसा, खेरसोन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और सुमी के बड़े हिस्से पुतिन के कब्जे में हैं।
11 जगहों पर रूस यूक्रेन के बीच सीधी जंग चल रही है। पुतिन इसी समर में इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए बड़ी तादाद में रूसी सेना में नए रंग रूट भर्ती किए जा रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना रूस को पीछे धकेल रही है और वो बड़े एरिया को वापस ले चुके हैं। ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से हमारे सैनिकों ने 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करा लिया है। 170 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। हमने अपने एक्सचेंज फंड को काफी हद तक फिर से भर दिया है। हमारे पास पहले से ही लगभग 100 रूसी कैदी हैं और आने वाले हैं। इस दिशा में 7 बस्तियों को पहले ही मुक्त करा लिया गया है और 9 अन्य को भी रूसी उपस्थिति में मुक्त करा लिया गया है। ज़ेलेंस्की के दावों को उनकी सेना के ही अधिकारी झूठा बता रहे हैं। यूक्रेन के पास सैनिकों की सख्त कमी हो चुकी है। इसका प्रमाण ये वीडियो है जिसमें यूक्रेन के सैनिक दावा कर रहे हैं कि वो फ्रंट पर लड़ रहे अपने सैनिकों को हथियार और रसद टाइम पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में रूसी सेना बड़े बड़े अटैक कर उन्हें नष्ट कर दे रही है। रूसी हमलों से बचने और यूक्रेन की सेना अब बैटरी और रिमोट से चलने वाले छोटे वाहनों में सप्लाई भेज रही है। इन्हें रोबोटिक ग्राउंड मशीन कहा जाता है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, मोर्चे तक सामान कम पहुंच पाता है, लेकिन सेना को अपने जवानों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। इसके लिए यूक्रेन ने छोटे छोटे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हैं, जहां से 2 सैनिक इन गाड़ियों को ऑपरेट कर सकते हैं। युद्ध में लॉजिस्टिक्स पहुंचाना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए इस रेडियो कंट्रोल कॉम्प्लेक्स का बहुत धन्यवाद, जहां से हम अपनी पोजीशन तक सामान पहुंचा पा रहे हैं। ये सैनिकों की जान बचाता है। जिन्हें पहले कार से या फिर पैदल सामान ले जाना पड़ता था, ये उन सैनिकों की जगह लेता है। रूसी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो पूरे डोनेस्क और लुहांस्क रीजन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कब्जे वाले इलाके को उनसे छुड़वाएंगे। ज़ेलेंस्की की सेना को यह आइडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आया है, जब जर्मनी की सेना हथियार और रसद पहुंचाने के लिए वायर गाइडेड छोटे टैंक का इस्तेमाल करती थी। साइज के हिसाब से रोबोटिक ग्राउंड मशीन की लागत 1000 से 64,000 US डॉलर के करीब बैठती है। इस छोटी रोबोटिक मशीन में 200 किलो बारूद, हथियार, ईंधन और खाना पीना लोड किया जा सकता है। इन मशीनों को रूस के FPV ड्रोन से खतरा है, जो अक्सर इन्हें टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देते हैं। ज़ेलेंस्की युद्ध में बने रहने के लिए अब रूस की ऑयल सप्लाई चेन को तबाह करने में लगे हैं। बीते 3 दिन में यूक्रेन ने रूस के समारा ऑयल रिफाइनरी, सेंट पीटर्सबर्ग की किरिशी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है।